हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। बच्चों, इससे पहले मैंने क्लास 9 का ही व्रज का मैथ्स का पेपर जो है 1 से लेकर 5 तक सॉल्यूशन करवा दिए हैं। ओके, और मैथ्स के जो पेपर है 1 से लेकर 5 तक का जो सेक्शन ए, बी, सी और डी चारों सेक्शन कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको पेपर 2 का व्रज का साइंस का सेक्शन बी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, अगर उनकी प्लेलिस्ट चाहिए तो उनका वीडियोस का मैं जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आप वहां पर देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है 25वां सवाल, जिसमें हमें परिभाषा दीजिए कहा हुआ है, जिसमें पहला है गलनांक और दूसरा जो है द्रव्य। ठीक है, हमें इन दोनों की परिभाषा देनी है, जिसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। पर इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपको पहला जो था क्वथनांक और दूसरा उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको वाष्पीकरण किसे कहते हैं दोनों को एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन किया था बच्चों। ओके, तो इसमें करेक्शन था जिससे मैं इस वीडियो में अगर एंड में टाइम मिला तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो इस बात कर लेते हैं हम गलनांक किसे कहते हैं। देखो बच्चों, गलनांक का एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसको बता दूं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो गलनांक की जो परिभाषा ये है कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य में बन जाता है वही उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। अब इसको एग्जाम्पल से आप समझिए। ठीक है, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक बर्फ का टुकड़ा है। अब बर्फ का टुकड़ा थोड़ी देर खुला रहने से वो क्या होगा, आपको पता है ये बर्फ क्या होगा, धीरे धीरे पानी बनेगा, है ना। क्या होगा, बर्फ जो है पानी में परिवर्तित होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बर्फ है इसको थोड़ी तो इसके ऊपर या तो हम कहेंगे तापमान मिलने पर या फिर इसके ऊपर जो बाहरी जो प्रेशर मिलने पर हुआ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ठोस था ये कौन, बर्फ क्या है, ठोस है, और जो पानी है वो क्या है, द्रव्य है। तो यहाँ पे हमने जैसा परिभाषा में देखा था कि ठोस का द्रव्य में परिवर्तन होना, तो गलनांक का ही मतलब क्या है कि ठोस पदार्थ का तापमान मिलने पर वो द्रव्य में परिवर्तित हो, उसे ही गलनांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो नेक्स्ट हमारा टर्म है वो है द्रव्य, कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम कि जो भी वस्तु जगह घेरती है जिसका भार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है, यानी अब द्रव्य एक ऐसा वस्तु है, मतलब वो हर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान को घेरती है। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से अगर एक्सप्लेन करूं बच्चों, तो देखो जैसे पानी, ठीक है, जैसे किताब, ओके, और जैसे कोई हम खुद, हमारी शरीर, तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल है जो क्या करती है, स्थान को घेरती है और इनका द्रव्यमान होता है। अब द्रव्य की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, जिसका द्रव्यमान होता है। दूसरा है कि वो स्थान घेरता है, और तीसरा जो है उसका एक विशेषता कि वो कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये द्रव्य की कुछ विशेषताएं हैं मुख्य। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, सवाल 26वां, कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन होता है। जब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का संपूर्ण विघटन होता है तब 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वजन ज्ञात करो। और देखो, इस प्रश्न के हल के लिए किस रासायनिक संयोजन के नियम का उपयोग करेंगे, इस विधान को लिखना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगेगा, जिसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। जहां पे अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। जहां पर देखो उत्तर में हमें क्या क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड 5.6 ग्राम दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें ज्ञात करना है। अब जैसा कि हमने देखा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। जहां पर अभिकारक का कुल द्रव्यमान हमें 10 देकर रखा है और उत्पादों में कौन कौन है, तो CO2 है, हमारा CaO है और CO2 है। तो जिसका हम वैल्यू भरेंगे तो यहाँ पर CO2 बराबर आ जाएगा कितना, 10 माइनस 5.6 यानी 4.4 ग्राम। तो हमें CO2 कितना मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा 4.4 ग्राम। तो जो हमें सवाल में पूछा था कि कौन सा नियम यहाँ पर विधान काम करेगा, तो यहाँ पर नियम लग रहा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा यहाँ पर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4.4 ग्राम हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बारी है।
अब नेक्स्ट सवाल जो है 27 नंबर का कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यहाँ पर जैसे इससे पहले वाले वीडियो में भी, लास्ट टाइम वाले वीडियो के अंदर आपने अगर वीडियो देखा हो तो मैंने इससे पहले भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन चलाया था, जिसके अंदर हमें HNO3 का जो आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना था। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता दे रही हूँ इसे कैसे करना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है H2SO4, जहाँ पर हमें जो हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, देखो ये हमें कितना यूनिट देकर रखा है, तो हाइड्रोजन हमें देकर रखा है 1 यूनिट, सल्फर हमें देकर रखा है 32 और जो ऑक्सीजन है वो हमें देकर रखा है 16 यूनिट। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जो हाइड्रोजन का 1 यूनिट है उसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर उसके 2 अणु हैं, और सल्फर का हमें क्या करना पड़ेगा, सल्फर 1 ही देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 32 ही रहेगा, और 16 का हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हमें कितने अणु दिया हुआ है, तो 4 अणु हमें दिया हुआ है, इसलिए 16 को 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 98 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 98 यूनिट हमारा ये यहाँ पर H2SO4 का आणविक द्रव्यमान का जो हमने परिकलन किया है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है जो हमारा नेक्स्ट सवाल 28वां, जिसमें हमें रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मर्यादाओं को बताना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर रुदरफोर्ड के मर्यादाएं हैं कुछ मॉडल की, कुछ पॉइंट है इसके, जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि परमाणु की जो स्थिरता की व्याख्या रुदरफोर्ड का मॉडल नहीं कर पाया। दूसरा कि रेखीय वर्णपट की जो व्याख्या है वो भी नहीं कर पाया। तीसरा इसका जो मर्यादा है कि इलेक्ट्रॉनों की जो निश्चित कक्षाएं हैं उनका अभाव रहा। और चौथा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है वो भी रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने व्यवस्था स्पष्ट नहीं की। अब सारे जो ये पॉइंट्स हैं उसको हम एक एक कर अच्छे से समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि परमाणु की जो स्थिरता की व्याख्या रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं कर पाया। तो देखो इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। अब भौतिकी के जो नियम है फिजिक्स के, उसके अनुसार जो घूमता हुआ आवेश है ना वो ऊर्जा को क्या करता है, विकृत करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा खोकर नाभिक में गिर जाना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है, परमाणु तो स्थिर रहता है। ठीक है, यहाँ पे रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की जो दूसरी मर्यादा थी वो ये थी कि जो रेखीय वर्णपट की उसने व्याख्या नहीं की। जैसे ये मॉडल ये नहीं समझा पाया कि जो नील्स बोहर द्वारा समझाया गया जो हाइड्रोजन का रेखीय वर्णपट क्यों प्राप्त होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा खोते हैं तो सतत वर्णपट जो है मिलना चाहिए था, परंतु वास्तव में रेखीय वर्णपट ही मिलता है। ठीक है, तीसरा जो मर्यादा थी कि इलेक्ट्रॉनों की निश्चित कक्षाओं का अभाव। तो ये मॉडल ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में और किस ऊर्जा स्तर पर क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, चौथा जो इसका रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मर्यादा थी वो ये थी कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था स्पष्ट नहीं थी। कितने इलेक्ट्रॉन किस दूरी पर रहेंगे ये स्पष्ट जानकारी रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं दे पाया। तो ये इसकी क्या थी, कुछ मर्यादाएं थी। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है 29वां सवाल है, जहां पर जाइलम के हमें घटक बताने हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वाले ही वीडियो के अंदर मैंने आपको उस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन ही था 29वें ही नंबर का, जिसमें मैंने आपको फ्लोएम के घटक को बताया था, है ना। उस वीडियो में फ्लोएम के घटक को मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें मैं आपको जाइलम के घटक बताने वाली हूँ। तो अभी ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो ये आंसर, ये आप क्या कर सकते हैं, ये इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ये जाइलम के घटक है, ट्रेकिट, वाहिनियां, जाइलम तंतु और जाइलम पेरिकाइमा। ठीक है, तो ये उसके मुख्य घटक हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां सवाल जो है, देखिए 30वें सवाल के अंदर क्या है, हमें ABC बताना है कि इसका नाम क्या है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो पेरिकाइमा है वो है ए वाला पॉइंट, है ना। जो ए वाला पॉइंट है वो है पेरिकाइमा, बी वाला पॉइंट जो है वो है स्केलेकाइमा, और जो सी वाला लास्ट बच गया वो है हमारा फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ABC तीनों भर देना है, बॉक्स के अंदर लिख देना है। बहुत ही इजी सवाल ये होते हैं, है ना। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और इसको अटेंड करके आना है। जितना हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसी में से क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में। ओके, तो सारे पेपर की सॉल्यूशंस आपको वीडियोस देखनी है। ओके, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने।
अब हमारा जो सवाल है 31वां सवाल, जिसमें हमें बोला हुआ है चाल और वेग के बीच में अंतर बताना है। बच्चों, चाल और वेग के बीच में अंतर समझाने से पहले अगर मैं आपको समझाऊं कि चाल क्या होता है, तो इसको एग्जाम्पल से आप समझिए कि एक गाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो गाड़ी है, मान लेते हैं कि ये 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 20 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड है ना, वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल बताया है आपको कि तो ये जो इसकी स्पीड यानी चाल, ये निकल जाएगी 10 किलोमीटर प्रति जो मिनट या सेकेंड में, है ना, जिसने तय करी है 20 मिनट में। तो अब यहाँ पर देखो, ये तो चाल की बात हो गई। अब यही गाड़ी मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 20 सेकेंड में, पर वो पूर्व दिशा में कर रही है ना। यहाँ पे हमने क्या बता दिया, दिशा बता दी, जबकि चाल में मैंने आपको नहीं बताया कि वहां पे कौन सी दिशा थी। तो यहाँ पर पहला अंतर तो आपको एकदम ही स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ओके, चलो, तो अब एक बारी बारी से हम इसके अंतर के जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात कर ले इसकी परिभाषा की, तो क्या परिभाषा होगी कि चाल किसे कहते हैं और वेग किसे कहते हैं। तो देखो, चाल की क्या परिभाषा हो जाएगी कि प्रति इकाई समय में तय की गई जो दूरी, प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है, चाल कहलाता है, ठीक है। दूरी बटे में विस्थापन चाल कहलाता है। दूसरा, अगर मैं वेग की बात करूं तो ये प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ओके बच्चों, दूसरी बात करें अगर पॉइंट की, राशि का क्या प्रकार है, तो चाल की जो राशि होती है, ये चाल कैसी राशि है, अदिश राशि, इसमें सिर्फ केवल परिमाण होता है। अगर वेग के बारे में बात करूं तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि, जिसमें परिमाण भी होता है प्लस दिशा भी होती है, जैसा हमने लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको एग्जांपल में ही बता दिया। तीसरा पॉइंट है दिशा। यहां पर देखो, चाल में ना दिशा का कोई महत्व नहीं है, पर वेग में दिशा का महत्व होता है ना। देखा हमने जैसे कि गाड़ी वाले एग्जांपल से क्या था, उसमें चाल में उसकी दिशा का महत्व नहीं था, पर वेग में उसका दिशा का महत्व था। चौथा जो पॉइंट है मान, चाल का जो मान होता है वो कैसे होता है, ये कभी ऋणात्मक नहीं होता है। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, पर जो वेग है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट वाला जो पॉइंट है अगर हम उसकी बात करें तो देखो, लास्ट वाले पॉइंट में सूत्र क्या है चाल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा के बाद सूत्र ही आता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, पर वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। अगर आपको नहीं पता है दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं तो आप लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर देखो, आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर से हमें 2 सवाल दिए हुए हैं। पहले तो हमें क्या पॉइंट दिया हुआ है हम उसको रीड कर लेते हैं कि एक धागे का टुकड़ा ले और उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध दे। अब धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर को वृत्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाए, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अब पत्थर सही धागे को क्या करना है, छोड़ देना है, तो वो कौन सी दिशा में जाएगा। तो देखो यहाँ पर पहली बात तो कि धागा छोड़ने के बाद पत्थर किस दिशा में जाएगा, तो जब पत्थर को वृत्तीय पथ में घुमाया जाता है तब वो लगातार केंद्र की ओर खिंचाव यानी अभिकेंद्रीय बल के कारण गोल घूमता है। तो जैसा कि धागा छोड़ देंगे हम तो अभिकेंद्रीय बल भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए पत्थर अब गोल पथ पर नहीं घूमेगा और जो पत्थर है वृत्तीय पथ के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में सीधी रेखा में चला जाएगा, जैसे कि जहां पर धागा क्या हुआ था, छोड़ा गया था। यानी जिस बिंदु पर धागा छोड़ा जाएगा वहीं से पत्थर क्या होगा, वृत्त के स्पर्श रेखीय दिशा में आगे बढ़ेगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर का। अब यहीं पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर था, क्या था दूसरा क्वेश्चन कि धागा छोड़ने के बाद ये जो अलग अलग स्थान पर छोड़ने पर क्या दिशा समान होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि पत्थर को वृत्त के अलग अलग बिंदुओं पर छोड़ा जाएगा तो हर बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो दिशा है वो भी अलग हो जाएगी, तो इसलिए पत्थर की जो गति की दिशा भी क्या हो जाएगी, अलग ही रहेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर समान होगी, वो ये कि हर बार पत्थर उसी बिंदु की स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इस दूसरे वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नीचे व्यवहार में बनने वाली घटना के लिए वैज्ञानिक कारण देना है। जैसे यहाँ पर घटना क्या है कि एक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी को तीव्र वेग से अधिक मात्रा में पानी बाहर फेंकती नली को पकड़ने में तकलीफ क्यों पड़ती है। तो देखो यहाँ पर
ऐसा क्यों होता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये कि जो नली है, नली से पानी बहुत अधिक वेग से और अधिक मात्रा में बाहर निकलता है, तो पानी में संवेग होता है। यहाँ पर जो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना। तो जब पानी तेजी से आगे की ओर निकलता है तो नली पर उतनी ही मात्रा में पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल लगता है, रिएक्शन फोर्स लगता है। तो पानी का जो वेग और द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका संवेग अधिक होता है, इसलिए जो प्रतिक्रिया बल भी है वो भी बहुत अधिक होता है। तो इसी कारण से नली को पीछे की ओर जोर लगाता है, जो कर्मचारी उसे पकड़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, यानी जितना हम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि जितना हम एक सामने से बल लगाएंगे किसी चीज पर, उतने ही फोर्स से क्या है, सामने वाली वस्तु हमारे ऊपर लगाएगी। ठीक है, तो इसका जो कंक्लूजन है कि अधिक वेग से निकलने पानी के कारण उत्पन्न जो अधिक प्रतिक्रिया बल के कारण फायर ब्रिगेड कर्मचारी को नली संभालने में क्या होगी, तकलीफ होती है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आंसर का ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34वां सवाल है यहाँ पर कि अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार हैं। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से टकराया और शीशे से चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं कि किरण का जो मानना है कि किरण के संवेग परिवर्तन का जो परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के से बहुत अधिक है। अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था, अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा। अब दोनों के संवेग बराबर परिवर्तन हुआ, इन पर विचार करिए। देखो, पहली बात तो ये कि इस घटना पे ना न्यूटन की गति का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। अब जब कीड़ा कार के शीशे से टकराता है तो कार कीड़ा पर बल लगाती है और कीड़ा भी कार पर उतना ही बल लगाता है, समान परिमाण विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो यहाँ पर न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार दोनों पर बल समान होता है। अब देखो, तीनों के स्टेटमेंट देखें। पहली बात, किरण का क्या कथन था? किरण ये कहता है कि किरण के संवेग में परिवर्तन कार की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन अधिक है। ये कथन देखो गलत है। क्यों? क्योंकि टक्कर के समय दोनों पर समान बल और समान समय पर लगा था, इसलिए दोनों के संवेग में परिवर्तन भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे जो किरण का कथन है ना, किरण का जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम हमारे दूसरे स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट किसने दिया था? अख्तर ने दिया था। तो अख्तर का क्या स्टेटमेंट था? देखो, यहाँ पर अख्तर ने ये कहा कि कार का जो वेग अधिक था, इसलिए कार ने कीड़े पर अधिक बल लगाया। ये भी गलत है, क्योंकि वेग अधिक होने से बल अधिक नहीं हो जाता। टक्कर के समय दोनों पर समान बल लगता है। तो यहाँ पे जो अख्तर का कथन है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? जो हमारा तीसरा कथन था, तीसरा कथन किसका था? राहुल का कथन। राहुल ये कह रहा था कि कार और कीड़ा दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ। तो ये कथन सही है। देखो, ये कथन सही है राहुल का। क्यों कथन सही है? तो इसका कारण ये है कि देखो, दोनों के संवेग में परिवर्तन बराबर है, लेकिन कीड़े का द्रव्यमान बहुत कम होने से उसका जो वेग है बहुत अधिक बदल जाएगा। ठीक है, पर कार का जो संवेग द्रव्यमान है वो कीड़े के मुकाबले बहुत अधिक है, जिससे उसके वेग में बहुत मतलब परिवर्तन होगा, पर बहुत कम परिवर्तन होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर जो राहुल का कथन है वो सही होगा। ओके, चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कार्य करने की दर को समझाइए और उसका सूत्र और मात्रक बताना है। यहाँ पर जो कार्य करने की दर देखो किसे कहते हैं। इससे जो पहले लास्ट वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि कार्य करने की दर किसे कहते हैं। तो वो होता है पावर, यानी शक्ति, है ना। तो उसका जो फॉर्मूला है, जो यहाँ पर परिभाषा यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको शक्ति की परिभाषा समझाई थी, उसके अंदर सेम टू सेम यही था सब पूरा आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग का कौन सा गुणधर्म नीचे दर्शाई गई भौतिक राशियां निश्चित करती है।
हमें यहाँ पर प्रबलता और तारत्व दिया है। तो सबसे पहले है प्रबलता। देखो प्रबलता कि यह प्रबलता कहते किसको, तो ये आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तेज से होगी। और जो तारत्व है यानी पिच, ये आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी आवाज जो है उतनी ही तीखी होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि अगर प्रबलता देखा जाए तो एक आदमी की आवाज में प्रबलता ज्यादा होती है ना, तो वहां पर ध्वनि उनकी कैसी होगी, तेज यानी प्रबल होगी। परंतु अगर हम एग्जांपल एक लेडीज की, एक औरत की, तो उनकी आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसलिए आवाज उनकी तीखी होती है, काफी दूर तक जाती है। कोर्ट में आंसर देखा जाए तो जो प्रबलता है वो आयाम से निर्धारित है और जो तारत्व है वो आवृत्ति से निर्धारित है। यहाँ पे हमारा इस वीडियो का और सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है कि नीचे के पोषक तत्वों को हमें क्या करना है, कोष्टक में व्यवस्थित रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, जिंक, ऑक्सीजन और आयरन, सल्फर, बोरोन है, इन्हें क्या करना है, हमें ब्रैकेट के अंदर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हवा की बात करें तो हवा में आ जाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन, ओके। और उसके बाद पानी में आ जाएगा हाइड्रोजन। उसके बाद जो बृहद पोषक तत्व है उसके अंदर आ जाएंगे नाइट्रोजन, सल्फर और पोटेशियम। और जो लास्ट में 3 पॉइंट बच गए हमारे, जिंक, आयरन, बोरोन, ये तीनों आ जाएंगे सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोष्टक को भर दिया। यहाँ पर हमारा सेक्शन बी जो साइंस का पेपर सेकंड का था वो कंप्लीट हुआ। इससे पहले भी मैंने सेक्शन बी ही, साइंस का ही जो पेपर नंबर 1 है चला दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। उसके बाद ये सेक्शन बी था। अब जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है वो होगा पेपर 3 का 3 और 4 का सेक्शन बी। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।